हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको 8वां राहु के विषय में बताऊंगा और ये शास्त्रोक्त मत है। ठीक है, मतलब ये ऐसा कोई चैनल नहीं, कोई अपना ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ शास्त्रों ने जो बोला वो है। तो ये वीडियो थोड़ा सा अलग हो जाता है, कई लोग जानना चाहते हैं कि शास्त्रों में क्या लिखा है। ठीक है, तो टीवी में बताने वाले, यूट्यूब में बताने वाले तो अपना अपना ज्ञान देते हैं। हर एक आदमी अपना एस्ट्रोलॉजर है, सबका अपना अनुभव है। किसी के पास यदि कोई ऐसा व्यक्ति आया जो इंजीनियर था, उसका 8वां राहु था, तो वो बोलेगा साहब ऐसे लोग 8वां लोग इंजीनियर भी होते हैं। अब किसी के पास चोर आया तो बोलेगा चोर भी होते हैं साहब। ठीक है, किसी के पास साधु आ गया, कुंडली साधु की कुंडली आ गई तो बोले 8वें राहु वाले चोर चोर नहीं, साधु भी होते हैं। तो हाथी का जिसने जैसा पकड़ा, समझ गए, कान कान पकड़ा तो वो बोले 8वां राहु, हाँ कान 8वां राहु वैसा ही होता है। पैर पकड़ा तो वैसा ही होता है। तो हाथी के पैर जिसने पकड़े वैसे विश्लेषण वो करता चलेगा। लेकिन यही है कि 12 भाव 9 ग्रह, ये इनके कारकत्व को आप देखा जाए तो सब समाहित होता, कोई चीज़ ऐसी बचती नहीं। तो चलते हैं 8वां राहु। इसके पहले अपना मैं मुखौटा छोटा कर दूं, इसकी ज़रूरत कामयाब है ना, फिर अपन बड़ा कर लेंगे जब ज़रूरत होगी। तो थोड़ा राहु की बात कर रहे हैं, राहु बड़ा टेक्निकल है, तो अपन थोड़ा सा ये भी देख लेंगे भैया, ये भी थोड़ा ज़रूरी है अपन को, तामझाम है ना। तो ये भी देख लेते हैं। जर्मनी भाषा में कहा गया है, जर्मनी भाषा में कहावत है, कष्टों को जीवन की शिक्षा मानना चाहिए, व्यवसायिक जीवन उतार चढ़ाव। ठीक है, होता रहता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना यार। सब कोरोना में बहुत परेशान है लोग। ये क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर और क्लासिकल टेक्स्ट, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर की अब कमी कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो जो है आधुनिकता के नाम पे करते तो क्लासिक एस्ट्रोलॉजी है, लेकिन वो सीधे नगीने में उतर आते हैं और नगीना बताने लगते हैं। ठीक है, तो उससे उनकी कमाई है नगीने से यार। तो नगीने का धंधा है, वो एस्ट्रोलॉजर आजकल नगीना भी बेचता है और सब सब कर्म कर लेता है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर ने क्या किए हैं मालूम है, अपने यहाँ कर्मकांडी हायर कर रखे हैं, जो बहुत कमाने लगे हैं ना, तो बोले यार क्यों जाए पैसा, हम क्यों भेजें किसी को, हम ही पूजा करा देंगे। तो कहीं भेजना नहीं चाहता, उससे बेचारे जो गरीब किस्म के कर्मकांडी थे उनका बड़ा नुकसान हो गया। अब वो एस्ट्रोलॉजर, जैसे बड़े डॉक्टर क्या करते थे, मान लो अपने यहाँ डॉक्टर की केमिकल की दुकान ही खोल ली, केमिस्ट उसकी दवाइयों की, उसी तरीके से बड़ा एस्ट्रोलॉजर अपने यहाँ उसने कर्मकांड की दुकान भी खोल ली, एस्ट्रोलॉजर को हायर कर लिया उसने। बोले यार मेरे कहने पे तो इसका कर्मकांड करा देना, ठीक है, और मैं भी रहूँगा सामने, ये जैसा भी है। तो वो एक दूसरे प्रकार की समस्या आ गई। देखो, जब भी राहु की दशा अंतरदशा आएगी तो फल देगा, नहीं तो राहु निष्क्रिय रहता है कुंडली में, नाचते थोड़ी रहता है कि हमेशा ही राहु। तो राहु के से भयभीत नहीं होना चाहिए। और जो समझदार आदमी नहीं होते भयभीत, यार मूर्खों का आप क्या करें, मूर्ख तो लालची किस्म के कुत्ते टाइप के लोग, तो उनको लगता है दुनिया का पूरा धर्म पैसा उनके घर में आ जाए। तो ऐसे दुष्टों से इतना हम सावधान रहें, अच्छी बात है। 8वें भाव के राहु 8वां होगा तो कालपुरुष की वृश्चिक राशि में होती है। असामान्य व्यक्ति के लिए 1 से लेकर 12 तक कोई भी राशि 8वें भाव में हो सकती है। और ये जो है, मैं पूरे लग्नों के लिए बता रहा हूँ, 8वें भाव का जो कारकत्व शनि महाराज के पास होता है, ये स्थायी कारकत्व। ठीक है, ये स्थायी कारकत्व, जैसे स्थायी शनि बहुत पीड़ित हो। ठीक है, शनि के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अब सिर्फ शनि कमजोर हो जाए तो अच्छी बात है, शनि कमजोर हो जाए यार, तो शनि कमजोर किसी कुंडली में रहेगा तो कम तकलीफ होगी, मेरा ऐसा मानना है। और किसी कुंडली में मैं देखता हूँ कि शनि उसका बहुत बलशाली होता है, तो क्या होता है मानो उसको जीवन में बड़े संकट आते हैं, ये एक और समस्या रहती है साहब। चलते हैं आगे। तो शनि कमजोर ही होना चाहिए यार। तो उच्च के शनि, कई बार हमने कुंडली उच्च के शनि देखते हैं, और उच्च के शनि में उसके साथ कोई भी शुभ काम नहीं होता, बड़ा परेशान रहता है वो। तो शनि तकलीफ ही दे वाला काम है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, देखो काम की बात बता देता हूँ सबसे पहले। जैसे कि कहा है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, आधी में आधी का और आधा पुनियाद, फिर दुबा आधा, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। भैया ये जो तुलसी संगत कोटि की, मतलब जो सात्विक कर्म, अच्छे कर्म यदि आप करोगे तो कोई ये सब समस्या नहीं है। ये राहु केतु शनि मंगल सूर्य ये सब ऐसा है, अपना काम करते हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां तय हैं, वो सब अपना काम करते हैं। जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का है ना, उसके लिए यही है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरि कोटि अपराध। भैया थोड़ा भगवान के नाम जाम ले लो, सब ठीक होगा। और जीवन में उतार चढ़ाव तो रहता है, ऐसा नहीं कि हर एक आदमी छक्के पे मारा, छक्के पे छक्का नहीं होगा। एक समय ऐसा आएगा आपका जीवन में डाउनफॉल चालू होगा, उसके लिए भी आपको सावधान रहना चाहिए। कभी भी डाउनफॉल आपका हो सकता है,
उसको उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए कि हमारा डाउनफॉल कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि यार ये हमारा डाउनफॉल हो जाएगा करके। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। अब चलते हैं साहब, ये कारकत्व है। ठीक है, स्तंभ भाव के कारकत्व है, क्योंकि अष्टम का वीडियो है तो आपको उसको देखना चाहिए। ये है रंध्र, मृत्यु, आयु, मृत्यु, सब बुरे बुरे जितने हैं 8वें भाव के सब कारकत्व है। ठीक, और ये उत्तर कालामत से लिए हमने अष्टम भाव के कारकत्व। तो मेन ये बताना है कि राहु यदि 8वें भाव में हो तो कैसे फल देगा, तो उस पर हम चलते हैं धीरे धीरे, और लगभग बताने की ओर मैं बढ़ रहा हूँ, है ना। तो अष्टम भाव में राहु की जो उच्च राशि वृष है वह नीच राशि वृश्चिक है, मूल त्रिकोण का कर्क मिथुन में है। ठीक है, ये 8वां राहु, यहाँ से काम चालू होगा अपना। ठीक, 8वां राहु किसी का हो तो कैसे फल देगा, चलते हैं। और कौन कौन स्लाइड यार देख लूँ जरा, बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ ये वीडियो में, और ज़्यादा ऊर्जा मैंने अपनी लाइव टेलीकास्ट में रख दिया। शाम को लाइव टेलीकास्ट भी करता हूँ, जो सरकसई वाला काम है वहाँ पे भी। अब बताओ 5 लाइव टेलीकास्ट में कोई 2 मिनट में किसी की कुंडली देख सकता है कि संभव ही नहीं है यार। लेकिन ये एक प्रोफेशनलिज्म और ज़माने के साथ चलने की एक दिशा है, तो हम भी वैसे चल रहे हैं। कायदे से नियम विरुद्ध है ये, इस प्रकार का आप लाइव टेलीकास्ट करके किसी को बता रहे हो, सर्कस है ये। लेकिन अब सिस्टम में रहना है, क्या कर सकते हैं, आप नहीं करोगे तो हट जाओगे। कौन यहाँ ईमानदार आदमी की तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है, जब तक कि उनको आप झूठ ना बोलो। और जहाँ तक भी ऐसे ही बेवकूफ़ टाइप के लोग हो गए, उनको कोई काम की बात बोल दे यार कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा शांत रहे, तो नहीं मानेगा, उल्टे सीधे जब तक हरकत नहीं करेगा और अच्छी मतलब आर्थिक नुकसान नहीं कर लेगा, कोई लंबी पूजा नहीं कर लेगा, तो मानता ही नहीं है वो, है ना। चलो, ज्योतिषी देवी साहब ने बोला है कि मनोरथ 8वें भाव में राहु हो तो मनोरथ का नाश, गुप्त स्थान में पीड़ा, प्रमेह, रोग, अंडवृद्धि तथा विकल शत्रु वाला होता है। देखो, जनन अंगों में प्रॉब्लम हो जाती है 8वें राहु से, और शत्रु अत्रु तो उसके होते हैं, और विकल रहता है, तो परेशान रहता है, इतनी समस्या रहती है कि टेंशन 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 में दीवाना हो जाता है, बिल्कुल टेंशन का वो पगला जाता है, क्या करे ना क्या नहीं, है ना। चलते हैं आगे। अब कहाँ पहुंची मेरी स्लाइड यार, हाँ, और देखते हैं अष्टम भाव में एस गणेश, वो लेखक हैं एस गणेश, अच्छी किताब लिखी उन्होंने भाव विवेचन पे, उससे मैंने ये लिया है। 8वें भाव में राहु तो दुख, रोग, अल्पायु प्रदान करता है, धनार्जन के साथ धन व्यय भी होगा, व्यक्ति शत्रु पीड़ा भी होगा, जहाँ तक गूढ़ ज्ञान मतलब रहस्यमय ज्ञान जानने को उत्सुक रहेगा। राहु अष्टम जहर से नुकसानी, जहर से भी नुकसान दे सकता है। पहले जनरली क्या होता था कि सांप के काटने से मृत्यु हो जाती थी, अब भैया इतने साफ सुथरे बंगले में लोग रहने लगे, तब संभव नहीं कहीं सांप आ जाए, और वैसे ही फ़ोन करके सांप को भगा देते हैं। तो सांप से तो कोई नहीं मरता आजकल, लेकिन दवाइयों के जहर से रिएक्शन से उसकी डेथ हो जाती है। सर्पदंश से मृत्यु, बड़े आराम से वीडियो बना रहा हूँ यार, टेंशन नहीं लेना, मैं भी बंद कर दिया, जिसको देखना दे, नहीं तो ऐसी तैसी कराओ। जातक गिरा हुआ, झगड़ालू, संकीर्ण मिलावट करने वाला, अनैतिक व्यभिचारी, ऐसा रमन साहब ने बताया है। ठीक है, वो चलते हैं आगे। अब ये राहु यदि ऐसा हो तो उसमें ये लिखा है कि भाई राहु यदि राहु की दशा वशा चले तो किस प्रकार के फलित आएंगे, वो सर्वार्थ चिंतामणि में इसके विषय में दिया है कि यदि 8वां राहु हो तो उसकी दशा चले तो कैसा होगा, ये बताया है। अष्टम भावस्थ राहु की दशा में जातक की मृत्यु होती है, उसके पुत्रों तथा धन का नाश होता है, चोरों, अग्नि, शासकीय अधिकारियों से भय उत्पन्न होता है। अब शासकीय अधिकारियों से भय क्या है, भारतीय दंड संहिता तोड़ोगे, कोई कानून तोड़ोगे तो भय होगा यार, उसका क्या मतलब नहीं। सरकारी कर्मचारी क्यों डरेगा, सरकारी कर्मचारी से वो आदमी तब डरता, कोई नियम तोड़े, कोई टैक्स चोरी करे, विजिलेंस का छापा उड़ जाए, ईडी वाले आ जाए, और आईपीसी तोड़ो तो पुलिस वाला आ जाए, भारतीय दंड से छोड़े, इनकम टैक्स चोरी, कुछ भी उससे वास्ता है। कोई नियम तोड़ोगे तो पुलिस से वास्ता है, तो शासकीय अधिकारियों से भय। जातक के साथ विश्वासघात, भितरघात, राहु तो कारक ही है विश्वासघात, भितरघात का। उसे जंगल में रहना पड़ता है, हिंसक जीवों से भय उत्पन्न। जंगल में रहना पड़ता है इन द सेंस, अब जंगल में तो वैसे फॉरेस्ट वाले रहने नहीं देते यार, बफर जोन में है तो अंदर डाल देंगे आपको। इसका मतलब ये हुआ है कि जातक इतना ऋणी हो सकता है कि अलग थलग रहेगा वो। ठीक है, देखो जब आपके साथ 8वां राहु हो, प्रॉब्लम आएगी तो आज के ज़माने में क्या हो सकता है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आर्थिक रूप से नुकसान होता है, उसका आर्थिक नुकसान होता है, कर्ज बढ़ जाता है, और जब कर्ज वाले मांगते हैं तो फिर छुपता है वो इधर उधर, तो वो रहता है। अधिकतर मामले हमने यही देखा कि कर्ज की वजह से जातक परेशान रहता है, और फिर वो इधर उधर फटियाता रहता है, भागता भागता फिरता है।
तो हमने एक और इस चैनल इस सीरीज में मैंने ये भी बताना चालू किया था कि भाई महिला जातकों को अष्टम राहु कैसे फल देगा। तो महिला जातकों के लिए तो बृहस्पति स्त्री जातकम और नारी जातकम 2 सिद्धांत किताब थी, और एक छोटी सी पतली सी किताब थी परमानंद शर्मा की महिला ज्योतिष। तो उससे भी हम लोगों ने कुछ लिया था, जैसे कि ये छोटी सी किताब थी ये इससे। तो उसके मैं बताता हूँ कि यदि 8वां राहु होगा तो क्या फल देगा। ठीक है, मृत्यु भाव में राहु, अष्टम भाव में राहु हो तो स्त्री रोगिणी, पाप चारण वाली, दुबली, धनवती, चोरी करने वाली होती है, वह विधवा व्यभिचार में रत हो सकती है। सब कुछ जो है महिला करेगी, पुरुष साधु हैं। बड़ा भेदभाव है हमारी ज्योतिष में भी यार। और बताया है साहब 8वां राहु यदि हो तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये बृहद स्त्री जातकम एवं नारी जातकम से है। जब 8वें भाव में राहु हो तो स्त्री रोगिणी, पति रहित, कुरूप, कठोर चित्त वाली, व्यभिचारिणी, अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित होती है और समाज में गर्हित समझी जाती है, त्याज्य मानी जाती है, समाज में नेगेटिव होता है। अष्टम राहु हो तो नारी जातकम में लिखा है अष्टम भाव में भाव का राहु नारी को धन से हीन, रोग से युक्त, शरीर वाली, कुत्सित रूप वाली, कठोर चित्त वाली, उत्तम विचारों से रहित, सांसारिक सुख से रहित तथा भयंकर रोगों से ग्रसित होती है। लगता है पूरा का पूरा टोप दिया है यार, अपनी बुद्धि से कुछ लगाया ही नहीं, इधर का उधर चुगली टोपा टाप की चोरी चारी है, रिसर्च विचर्च कुछ नहीं है। लेकिन यह है कि 8वां भाव हमने देखे, 8वां भाव बहुत जो राहु है उसमें बहुत तकनीकी गुण होते हैं, बहुत टेक्निकल होता है आदमी। मेरा स्वयं ही भैया 10वां राहु है और मैं अपने कार्य क्षेत्र में जहाँ पे भी रहा हूँ टेक्नोलॉजी से मेरा बड़ा वास्ता रहा है, और मैं अपने बैच में भी बहुत अच्छा करता रहा, टेक्निकल था। और तो कंप्यूटर में बहुत जल्दी जाना और कंप्यूटर में थ्योरी लगाना, कंप्यूटर से फार्मूले लगा के अपने काम करना, ये सब मैं करता रहा। इसका मतलब ये है कि 8वां राहु आपको टेक्निकल बनाता है। कल मैं एक जातक से मेरी कुंडली देखा था, सूरत का था जातक, तो वो बताया कि साहब उसने वो सूरत के थे नहीं पूना के थे, और उन्होंने एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा किया, और जो कारखाने होते शक्कर के कारखाने उनके लिए कुछ पेटेंट भी उन्होंने किया। ठीक है, और जो कारखाने में जो व्हील होता है व्हील का उन्होंने कुछ स्पेशल बनाया, तो वो पेटेंट भी किया। तो मतलब मैं यही कहता रहा कि राहु बहुत इनोवेटिव है, तो राहु पेटेंट भी करवाता है, वैज्ञानिक भी बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बोलना नहीं चाहिए। हजारों साल लिखे ग्रंथ है, अब हम वही रटेंगे तो यार सब फेल हो जाएंगे ना, तो उस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। हमने सिर्फ ये लेना है कि शास्त्रों ने जो लिखा है उसको मॉडिफाई करना है, आपको समझ के अपने बारे में अप्लाई करना है, और आपको ये भी ज्ञान हो जाएगा, ये भी ध्यान हो जाएगा कि एक्चुअल शास्त्रों ने लिखा क्या। शास्त्रों ने 8वें राहु को बहुत नेगेटिव लिखा है। चलो देखते हैं, जिस मनुष्य का जन्म लग्न से 8वें स्थान में राहु हो तो बहुत परिश्रम करने वाला, इसके पेट में वायु गोला, गुल्म आदि रोग होते हैं, इसे कुटुंब में के लोग छोड़ जाते हैं। ठीक है यार, नेगेटिव होगा तो कुटुंब के लोग तो छोड़ ही देते हैं। इस पैतृक धन और पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, यह मनुष्य राजाओं तथा पंडितों से किसी आदरणीय और माननीय होता है। तो ऐसा व्यक्ति कोई अच्छा काम करता रहता है, रिस्पेक्टेबल होता है, इसके बाद अचानक डाउनफॉल हो जाता है, ये इसका विशेषता है। इसका भाग्योदय तो एक बार होता है किंतु हानि बार बार होती है, बहुत ऊंचे स्थान पे जाके गिर भी जाता है फिर वो। जिस मनुष्य के जन्म स्थान पे राहु हो, जीवनाथ कहते हैं, जिस मनुष्य के जन्म स्थान पे राहु हो अष्टम में हो तो उसे सज्जन लोग अपनी इच्छा से अकारण ही छोड़ देते हैं। कदाचित राजा से प्रचुर धन लाभ होता है, कभी कभी धन का नाश भी होता है। इसमें वायुगोला होता है। वायुगोला कोई पेट की बीमारी है, पता नहीं अब क्या है वायुगोला, यार अब तो मेडिकल ने बहुत तरक्की कर लिया, तो ये वाला फलित भी कोई दम नहीं रखता आजकल। खानखाना या खेट के तो एक किताब है, रचना है, मेरे पास थी यार, अभी कहाँ गई होती तभी बता देता। दबी होगी, यहीं देखा, दबी होगी, दिख नहीं रही है अभी, पीछे दबी है। ठीक है, उसमें लिखा है जिसके अष्टम भाव में राहु हो तो शरीर से पुष्ट प्रदेश में रहने वाला, क्रोधी, कुकृत्य करता और दरिद्र होता है। दरिद्र तो नहीं कह सकते, लेकिन उसको आर्थिक नुकसान होता है। ये मैंने अपने अनुभव में पाना कि अचानक उसको नुकसान हो गया तो स्थिति डाउन हो गई। भाई अप और डाउन, कैरियर में यदि अप हुआ तो बहुत अच्छा, डाउन होगा तो भाई किसी व्यक्ति का शेयर में खेलता है, अचानक शेयर उसके नुकसान में चले जाए तो फिर डाउन है जीवन में। यही सोचो, अब गरीब जैसी बात नहीं होती है एकदम से स्थिति। आदमी जब अप होता है तो बहुत कुछ कर लेता है अपने जीवन में, गरीब जैसा भी नहीं हो बात है। महेश महाराज ने कहे हैं कि जिसके अष्टम में राहु हो तो इसके अनिष्ट का नाश होता है। इसे गुप्त रोग, प्रमेय, वृषण विद्धि। पहले जो है कि एक वृषण शरीर के एक जननांग में वृद्धि हो जाती थी, अब उसका इतना ज़्यादा बढ़िया से ट्रीटमेंट होने लगा ना, तो ये फलित में भी कोई दम नहीं। इतना जरूरी है कि कोई भी जननांग में रोग हो सकता है,
बाकी वृषण वृद्धि ये सब बकवास है, आजकल कुछ नहीं होता ऐसा। और इसके बाद अब इतना तो जान लो कि भैया जनन अंग हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि काल पुरुष की वो 8वीं राशि वृश्चिक राशि। और जब वृश्चिक राशि को आप देखोगे तो मैं बताता हूँ, ये वृश्चिक राशि एक बार देख लो आप, ठीक है। वृश्चिक राशि कहाँ गई साहब, ये वृश्चिक राशि देखो, ये जनन अंग वृश्चिक राशि, ये है जनन अंग है, इसीलिए ऐसा फलित दिया कि मान के चलो राहु वहां बैठा तो 8वीं राशि पीड़ित हो गई, ये यही समझेंगे हम तो कि 8वीं राशि पीड़ित हो गई, तो ये उसके फल दे रहे हैं। इसके बाद कहाँ पहुंचे साहब, ये तो बता दिए वैद्यनाथ साहब ने। वैद्यनाथ साहब बोलते हैं कि यदि राहु अष्टम में हो तो मनुष्य को कष्ट होता है, इसे लोग इसकी निंदा करते हैं, दीर्घसूत्री रोगी होता है। देखिए अष्टम जिसका राहु होगा तो आर्थिक हानि होती है, आर्थिक हानि होती है तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि बहुत बड़े बड़े इनोवेशन करते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे लेने के बाद जब उनको उस प्रोजेक्ट में घाटा होता है तो फिर वो आलोचना के शिकार होते हैं। तो फिर चूंकि आपने किसी से धन लिया है तो निश्चित रूप से आपको लोग परेशान करेंगे यार। परेशान क्या करेंगे, लठ लेके खोजेंगे, तो फिर भागते फिरो, फिर जंगल में रहो, कहीं भी रहो, मतलब अंडरग्राउंड रहो, वही बात है। इसके बाद गर्ग महाराज ने कहा है यदि राहु अष्टम हो तो मनुष्य दुष्ट होता है, चोरी के इल्जाम अपवाद इसकी मृत्यु होती है, बहुत पापी होता है, इसे कष्ट होते यातना होती है, चोरी करना पाप करना कष्ट और पीड़ा अष्टम राहु का शुभ फल है। खैर अब चोरी तो नहीं होता है, अब क्या करते हैं लोग, अष्टम राहु या किसी ऐसे प्रकार का रहा तो लोग ऐसा कोई काम करते हैं जो गोपनीय प्रवृत्ति का होता है, अचानक उनको बहुत धन मिलता है, ठीक है, क्योंकि 8वां भाव बिल्कुल गोपनीय भाव, गोपनीय रूप से धन कमाना, किसी को पता नहीं होता, जब बर्बाद हुए तो वो भी किसी को पता नहीं होता कैसे बर्बाद हो गया ये। तो इस प्रकार से किस प्रकार से अनैतिक धन कमाने की लालसा तो राहु देता है, और बहुत ज़्यादा धन मिलता है अनैतिक रूप से, फिर वापस भी चले जाता है। बृहदेवन जातक में कहा यदि अष्टम राहु हो तो मनुष्य राजाओं और पंडितों से प्रशंसित होता है, मतलब कैरियर का उठान होता है, एक बार अप होता है। कई एक इसकी निंदा भी करते हैं, क्योंकि बहुत यदि प्रोग्रेस होता है तो फिर अपने दुश्मन भी हो जाते हैं। कभी भाग्योदय तो हानि, कभी भाग्योदय तो कभी हानि भी होती है। पूर्वार्जित धन और पैतृक धन इसे नहीं मिलता है, इसे अपने लोग अर्थात भाई बंधु कुटुंब के लोग इसे छोड़ जाते हैं। देखिए 8वां जो भाव है वो कुटुंब का भाव है, और जैसे है कि कुटुंब का भाव है और वो पैतृक धन संपत्ति का विरासत का भी भाव है। बहुत ज़्यादा राहु पीड़ित हो गया तो वो सारी चीज़ों से पिता धन ना दे कोई किसी बात को लेके, है ना। और वैसे ही राहु के तो कर्तव्य रहते हैं कि वो ऐसी लड़कियों से शादी करा देगा जो समाज की नहीं है, तो वो अलग थलग हो जाते हैं ऐसे लोग। फिर ढूंढीराज ने कहा है कि अष्टम भाव को राहु अनिष्ट नाशक होता है, अनिष्ट नाशक होता है। मनुष्य को गुप्त रोग गुद रोग से पीड़ा होती है, इसके प्रमेय रोग होते हैं। ये रिपीट है। मानसागरी ने कहा अष्टम में राहु तो मनुष्य रोगी पापी डीड़ चोर क्रस कातर मायावी कीर्तन धनाढ़ होता है। मानसागरी ने केवल बताया है कि धनाढ़ होता है, और हमने भी ऐसी कुंडली देखे हैं जो 8वें भाव के व्यक्ति बहुत धनाढ़ हैं, ठीक है। तो पुराने जो विचार है उनको थोड़ा हम लोग देख दाख के चलें, शुभ फल बताएं, ठीक है। इसके बाद बताया जागेश्वर साहब ने, वशिष्ठ साहब ने बताया है कि अष्टम राहु हो तो मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करता है, निरोग होता है, इसे गाय आदि पशुओं की समृद्धि प्राप्त होती है, बुढ़ापे में सुखी होता है, कदाचित इसे गुप्त रोग होते हैं। जागेश्वर साहब ने इसको बहुत अच्छा बताया है। और इसके बाद बताए हैं हरिवंश साहब ने, यदि राहु अष्टम भाव में हो तो मनुष्य निर्धन भीरू आलसी उतावला अति धूर्त दुर्बल देह दुखी निर्धन भाग्यहीन द्रुत बताया है। कुल मिला के 8वें राहु का बहुत पॉजिटिव नहीं बताया है, लेकिन 8वें राहु में बहुत नया करने का और आदमी को नया नया आइडिया ऐसे सब चीज़ करने की ताकत वो सब 8वां राहु देता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि 8वें राहु से किस प्रकार के फल क्या होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी दशा चले राहु जो है के लिए आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, और दुर्गा सप्तशती के उपाय बताए हैं, इससे आपको लाभ होगा। कई लोग अपने जो शास्त्रोक्त अध्ययन कर रहे हैं, जैसे कोई गीता पट का पाठन करता है, कोई राम रक्षा स्रोत का पाठ करता है कि, और कुछ लोग जो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपको किसने रोका भी, आप करो यार। आप जो ऐसा कर रहे हो तो आपको रोका नहीं है किसी ने, आप करते रहो ये सब चीज़ें, है ना। क्योंकि हमारे जो गुरुओं ने जो दान हमारे मंत्र संत्र बताए हैं, हमारी परंपराओं से जो चल रहे हैं, जो हमारे पिताजी पढ़ते थे, माँ पढ़ती थी, बहन पढ़ती थी, वो सब चीज़ों का हमको पालन करना चाहिए। ये सब आता जाता रहेगा। और आप देखो राहु का पहला काम है डराना। यदि आप डर गए सोचो मर गए, क्योंकि राहु आपको डराएगा कि मेरा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, एक राहु का। और ये भी मैंने देखा जैसे भी जातक की बुध की अंतर्दशा आती है
और जब बुध यदि अष्टमेश होता है ना तो उसका बुद्धिनाश हो जाता है, षष्ठेश होता है तो बुद्धिनाश हो जाता है, 12वें का वो उसका दशांतर चलता है तो वही बुद्धिनाश हो जाता है, तो फिर वो कहीं इधर उधर भागता है और बड़ा नुकसान करा लेता है। तो मेरा निवेदन है, बुध के लिए तो विष्णु सहस्रनाम का मैं बताता ही रहता हूँ, और थोड़ा सा यदि धैर्य रखेंगे तो आपके पैसे कम बर्बाद होंगे। अदरवाइज ग्रहों में ये ताकत होती है कि ग्रह आपको नंगा कर सकते हैं और परेशान कर सकते हैं। यदि एस्ट्रोलॉजर के पास वो चले जाता तो एस्ट्रोलॉजर उसको बता देता है यार ये तेरा ये समय थोड़ा सा पीरियड खराब है, तो थोड़ा ये सावधान रहे। यही तो बड़ी चीज़ है यार, पता ये लग जाए हमको कि सावधानी रहे। और मैं इस लाइन में हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि कैसे 20-20 साल के लड़के शेयर मार्केट में दीवाने हो गए हैं, और उनकी कुंडली में शेयर मार्केट के योग भी होते हैं। एक गुड़गांव का पिताजी ने फ़ोन किया, पिता ने, कि भाई साहब मेरा बेटा बोलता है मेरे को कि जो है शेयर मार्केट खेल लूँगा, और हमेशा बोलता है पापा को कि मेरे को 20 दे दो मैं 40 कर दूंगा। और मैंने देखा उसकी कुंडली में बड़े ज़बरदस्त शेयर मार्केट के योग हैं। तो ऐसे योग भी रहते हैं कि लेकिन शेयर मार्केट के योग हैं, और कहीं इस योग में छठे 8वें भाव 12वें भाव का और छठे भाव की ज़्यादा कॉम्बिनेशन एक साथ हो गए तो वो जो आया हुआ पैसा पूरा व्यय भी हो जाता है। इस चीज़ का भी ध्यान रहे। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। शाम को मैं लाइव टेलीकास्ट होता हूँ और उसमें बहुत सारे लोगों का फ्री में जो है कर देता हूँ। हालांकि वो मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट में किसी की कुंडली देखना संभव नहीं है। जब हम किसी से पैसे लेते हैं, पैड सर्विस करते हैं, 500 रुपये लेता हूँ मैं, 500 मेरी फीस है, तो उसमें भी मैं देखता हूँ बड़ी मेरे को मेहनत करनी पड़ती है फलित करने में। क्योंकि आप आदमी अपन ईमानदार यार, चोरी चमारी बनती नहीं, झूठ बनता नहीं, मरा मुराया आदमी आता है यार। अब मेरे पास तो जनरली लोग ऐसे आते हैं जो 3000 से 5000 से 10,000 से 11,000 से, और कोई कोई तो 1.5 लाख तक की पूजा वूजा करवा के आते हैं। और मेरी बातों से उनको लग जाता है कि ये आदमी कुछ राहत देगा। तो एक ख़ास बात है कि मेरे पास उनको पास देने को कुछ नहीं रहता, साहब हम नहीं है कुछ। तो मैं भी यथासंभव मेरी जितनी क्षमता है मैं कर देता हूँ। हर एक व्यक्ति को हम भी फ्री में ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी प्रोफेशनल है। आप दुनिया प्रोफेशनल है तो हम भी पहले प्रोफेशनल नहीं था, लेकिन अब मेरे वक्त के साथ में होते जा रहा हूँ। क्योंकि लोग एस्ट्रोलॉजर को भी चीट कर लेते हैं यार। एक आप 500 रुपये दो तो एक कुंडली से एक पूछो यार, सभी जवाब दे देता हूँ, लेकिन वो एक के बाद दूसरी कुंडली, तीसरी कुंडली, चौथे में, ये थोड़ी होता है यार। आप प्रोफेशनल है तो हम भी प्रोफेशनल है यार। हमारे के लिए भी तो सब मेहनत करनी पड़ती है। अब जिस इतनी किताब पढ़ी है और ये इतनी लाइब्रेरी है भैया, ये मैं बताता हूँ कैमरा घुमा के, ये देखो ये तमाशे हैं यार। ज़िंदगी में यही सब किया है, किताब में मेहनत खरी है, पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, तो इसमें पैसे लगते हैं यार। हमने बहुत महंगे कपड़े नहीं पहने, महंगी चीज़ें नहीं करी, किताबें से अध्ययन से कुछ सीखा पढ़ा। अब दिक्कत ये हो रही है कि किसी व्यक्ति को यदि हम कोई महंगी बात उपचार नहीं बताते हैं, नहीं डराते हैं, तो वहाँ हम लोग को थोड़ा सा, वो लोग क्या सोचते हैं कि ये ऐसा एस्ट्रोलॉजर है, या तो इसकी दुकान नहीं चलती होगी, या तो ये मूर्ख होगा। क्योंकि भारत में जब तक लोगों को नहीं डराओ तो वो नहीं समझ में आता। तो अभी तक तो हमने नियम कानूनों का पालन किए हैं आप लोगों की दया से। आगे मैं नहीं जानता यार कि मैं हो सकता है कि आपको मेरे वीडियो में काल सर्प का डराते मिल जाऊं मैं आपको, लेकिन फिर भी नहीं करूंगा यार। मेरा मूल स्वभाव चोरी का नहीं है, तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा नहीं लगता यार शास्त्रों के खिलाफ जाना, ये सब करना। ठीक है, चलो आप लोग मेरे वीडियो से कुछ देखते हो, सीखते हो, अच्छी बात है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपको कोई कुंडली विश्लेषण करवाना है तो ये 500 रुपये मेरी फ़ी है, मैं कर दूंगा, है ना। बाकी शाम को मैं लाइव होता है, उसमें भी मजे लो, आपको आना है तो उसमें आपको देख दूंगा, है ना। थैंक यू, हरे कृष्णा।